नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल महीने का बिहार करंट अफेयर्स। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए। और अब तक बिहार सिविल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बिहार सिविल्स पे आपको सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि नेशनल प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी कराए जाते हैं। ठीक है, वो भी आपको डेली बेसिस पे ये सीरीज़ मैं लेकर आता हूँ। हालांकि कुछ दिनों से ये सीरीज़ पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन ये जल्द ही शुरू होगा। और बीपीएससी ही नहीं बल्कि बिहार के दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे बिहार के एसएससी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बिहार के और भी टीचर्स एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो इन सब एग्ज़ाम्स में भी आपको काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा ये सीरीज़। ठीक है, फिर अगला बीपीएससी भी आने वाला है, 68th बीपीएससी भी आपका आने वाला है। तो बिल्कुल मन लगा के यहाँ पे पढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल देव हैज़ बीन अवॉर्डेड विद बिहार चेंज मेकर अवार्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच ऐप। निर्मल देव को किस ऐप के विकास के लिए बिहार चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है निर्मल देव को। तो इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है फ्रॉग वॉक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रॉग वॉक एक ऐसा ऐप है जिसके तहत ये जो छोटे कारीगर हैं, छोटे वर्कर हैं, उनको काम प्रोवाइड करती है, उनको रोज़गार प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिसको डेवलप किया है निर्मल देव ने। निर्मल देव जो है वो बिलोंग करते हैं बिहार के खगड़िया ज़िला से। ठीक है, खगड़िया ज़िला से बिलोंग करते हैं। और फ्रॉग वॉक के तहत जैसे छोटे कारीगर में जैसे स्मॉल वर्कर्स में क्या हो गया, जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ठीक है, कारपेंटर, जो रिपेयर सर्विस करने वाला हो गया, तो ये सब को इस ऐप के थ्रू बुलाया जा सकता है। और ऑब्वियसली जिससे ज़रूरत है, इन लोगों की ये काम की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमें, जैसे मान लो कि किसी को इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की ज़रूरत है, तो वो इधर उधर ढूंढता रहेगा, इससे बेटर है वो इस ऐप पे जाकर वो कर लेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे किया गया है। हालांकि अभी ये फ्रॉग वॉक जो ऐप है वो 3 ज़िले में ही लॉन्च किए गए हैं बिहार के। वो है खगड़िया और बेगूसराय और फिर मुंगेर। फिर बाद में और भी ज़िलों में लॉन्च करने का इनका प्रोग्राम है निर्मल देव का। नेक्स्ट है, बिहार लार्जेस्ट एंड सेकेंड तारामंडल हैज़ बीन बीइंग बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो बिहार का सबसे बड़ा और दूसरा तारामंडल किस ज़िले में बनाया जा रहा है? तो पहला तारामंडल जो है वो तो पटना में है। ठीक है, ये बिहार का पहला तारामंडल है जो कि पटना में है। दूसरा बनने वाला है दरभंगा में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दरभंगा का डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। दरभंगा में एम्स भी बनने वाला है। ठीक है, दरभंगा में एयरपोर्ट तो बन ही गया है। ठीक है, एयरपोर्ट तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। एयरपोर्ट मतलब कि ऑपरेशन में है, बिल्कुल चालू है एयरपोर्ट। दरभंगा में रिसेंटली बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर, ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पावर भी सेटअप किया गया है दरभंगा में। एक कंपनी है बिहार की ब्रेडा, इसने सेटअप करी है। नेक्स्ट है, बिहार विल ऑब्जर्व जल जीवन हरियाली डे ऑन विच डे ऑफ एवरी मंथ। तो बिहार हर महीने के किस दिन को जल जीवन हरियाली दिवस मनाएगा? जी हाँ, हर महीने जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाएगा। ये मनाया जाएगा हर महीने के पहला जो मंगलवार होगा, ट्यूसडे, वो तब मनाया जाना है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हर महीने के फर्स्ट ट्यूसडे को जल जीवन हरियाली डे। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंपेन है बिहार सरकार का, जल जीवन हरियाली। ठीक है, और इसके तहत जो भी बिहार में हरियाली लाई जाएगी, यानी कि पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे। इसी के तहत बहुत सारे पेड़ भी बिहार में लगाए जा रहे हैं। जल की बात करी जा रही है, जो भी
पोखर पोंड नदियाँ वगैरह सूख गई है, उसको ज़िंदा करने की बात चल रही है। जो भी वेटलैंड हैं वो ख़राब हो रहे हैं, उनको बचाने की बात चली जा रही है बहुत सारी। ठीक है, तो ये जल जीवन हरियाली के तहत, इस योजना के तहत, इस स्कीम के तहत ये किया जा रहा है। और रिसेंटली बिहार का 110th फाउंडेशन डे ऑब्ज़र्व किया गया 22 मार्च को। और इस दिवस का यानी हम बिहार दिवस हम इसको बोलते हैं। बिहार दिवस के थीम भी रखा गया था। बिहार दिवस इस बार सेलिब्रेट जो किया गया है किस थीम पे, तो जल जीवन हरियाली थीम पे सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट है रेलवे सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल रिसेंटली। इट विल रन फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टू कुर्था ऑफ नेपाल। तो भारत और नेपाल के बीच हाल ही में रेल सेवा शुरू की गई है। यह बिहार के किस जिले से नेपाल के कुर्था तक चलेगी? तो नेपाल का एक जगह है कुर्था, वहाँ तक ये जाने वाली है। तो बिहार के किस जिले से? तो बिहार का ये ज़िला है मधुबनी ज़िला। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और इस ज़िला में एक शहर है जिसका नाम है जयनगर टाउन। ठीक है, तो जयनगर से ये जाएगी नेपाल को कुर्था को ये ट्रेन। अब देख रहे हो यहाँ पे पूरा सज धज के ये ट्रेन बिल्कुल गई है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि रिसेंटली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भारत को 3 डे विजिट पे आए थे। ठीक है, क्या नाम है उनका नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का? शेर बहादुर देउबा। तो शेर बहादुर देउबा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले और इनके साथ ही इसका इनाग्रेशन किया गया इस रेलवे सर्विस का। ठीक है, और ये जो रेलवे सर्विस है कितने किलोमीटर का ये रास्ता होगा? जयनगर से कुर्था 65 किलोमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड टू मेक रिलीजियस कॉरिडोर बिटवीन विच 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो केंद्र सरकार ने बिहार के किन 2 जिलों के बीच धार्मिक गलियारा बनाने की मंजूरी दे दी है? केंद्र सरकार ने दी है कि धार्मिक गलियारा बनाई जाएगी, यानी कि रिलीजियस कॉरिडोर। तो किस ज़िले से किस ज़िले के बीच में ये बनेगी? मधुबनी से सहरसा। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप्ड इन द नीति आयोग्स डेल्टा रैंकिंग इन फरवरी 2022। फरवरी 2022 में नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में किस ज़िले ने टॉप किया है? देखिए, नीति आयोग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैंकिंग है डेल्टा रैंकिंग, जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को दिया जाता है। तो नीति आयोग ने पूरे देश भर से 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चूज़ किए थे, सेलेक्ट किए थे। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्यों? क्योंकि ये देखा गया था कि ये जो 112 ज़िले हैं पूरे देश भर का, ये 112 ज़िलों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक चीज़ों की बहुत कमी है। ये थोड़ा सा बहुत ही मतलब अंडर डेवलप्ड ये डिस्ट्रिक्ट है। तो इन्हें डेवलप करने के लिए ये सेलेक्ट किया गया था 112। और इन सब 112 में अब रैंकिंग निकाली जाती है कि कौन इसमें अच्छा कर रहा है। तो बेसिकली ये महीने दर भी निकाली जाती है। जैसे पिछले महीने यानी कि जनवरी का जब निकला था, ठीक है, जनवरी का जब निकला था तो पता चला था कि बिहार का खगड़िया ज़िला टॉप पर था। ठीक है, अब इस बार फरवरी का अभी निकला है रिसेंटली, तो इस बार टॉप कौन है? इस बार पूरे ये जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें खगड़िया ज़िला टॉप था। उसी तरह से 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें इस बार यानी फरवरी महीने की बात अगर करी जाए तो कौन सा ज़िला टॉप है? तो कटिहार, बिहार का ही टॉप है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और सेकंड पोजीशन पे कौन सा ज़िला है? तो सेकंड पोजीशन पे भी बिहार का ही ज़िला है, गया ज़िला आपको सेकंड पोजीशन पे मिलेगा। थर्ड पे कौन है? मुजफ्फरपुर। और फोर्थ पे
खगड़िया इस बार 7th पोजीशन पे चला गया। ठीक है, 7th पोजीशन पे चला गया है खगड़िया। नेक्स्ट, विच फोक सिंगर फ्रॉम बिहार हैज़ बीन अवॉर्डेड विद लोक निर्मला सम्मान। तो बिहार के किस लोक गायक को लोक निर्मला सम्मान से नवाजा गया है। यहाँ पे आप बीच में देख सकते हैं पिक्चर, कौन है ये है शारदा सिन्हा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक फोक सिंगर हैं और इनकी जो छठ पूजा के गीत हैं, ठीक है, छठ पूजा के जो गीत हैं वो काफ़ी फेमस हैं। इनकी बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने गाया है और काफ़ी सारे इनके शादी वगैरह के भी गीत हैं और भी अलग अलग ये गीत बहुत सारे गाई हैं शारदा सिन्हा। ठीक है, तो इनको दिया गया है लोक निर्मला सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिसर्स ऑफ एवरी बिहार गवर्नमेंट ऑफिस हैव टू गिव बायोमेट्रिक अटेंडेंस फ्रॉम विच डेट। बिहार के हर सरकारी कार्यालय के अधिकारियों को किस तारीख से बायोमेट्रिक हाजिरी देनी होगी। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस अब लगेगी बिहार के सभी जो गवर्नमेंटल ऑफिस हैं वहाँ पे। कब से ये लागू होने को अनाउंस कर दिया गया है। हमारा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तारकिशोर प्रसाद ने ये अनाउंसमेंट करी है। ठीक है, तो ये है 1 जून 2022 से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये लागू हो जाता है नहीं होता है वो रिमेन्स टू बी सीन। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2022, तो रिसेंटली एक ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे आया है। उसके तहत पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन ऑफ बिहार कंज्यूम टोबैको। तो ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2022 के अनुसार बिहार के कितने बच्चे तंबाकू का सेवन करते हैं। तो बिहार में 7.3% बच्चे जो हैं वो तंबाकू का सेवन करते हैं, तंबाकू कंज्यूम करते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए ये जो बच्चों की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या एज लिमिट इसमें बताया गया है 13 से 15 साल। ठीक है, 13 से 15 साल के जो बच्चे हैं या फिर बच्चियां हैं वो सेवन कर रहे हैं टोबैको का। और कितने परसेंट, 7.3%। तो ये एक सोचने का विषय है। और टोबैको कंजप्शन में इसी के आधार पर अगर हम बात करें तो बिहार 16th रैंक पे आता है। ठीक है, 16th रैंक पर आता है। ये एक थोड़ा सा अच्छा है। इसमें सबसे ज़्यादा किस राज्य में टोबैको, किस राज्य के बच्चे सबसे ज़्यादा टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये है मिज़ोरम। ठीक है, मिज़ोरम में 57.9% बच्चे जो हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं टोबैको। और सेम मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश का सेम डेटा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम ये दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं टोबैको। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये नेशनल लेवल पे क्या है कि इंडिया के कितने % बच्चे जो हैं वो टोबैको को कंज्यूम कर रहे हैं, 8.5%। तो ये है कि नेशनल लेवल से बिहार का जो कंजप्शन है थोड़ा कम है। ठीक है, तो नेशनल लेवल का क्या है, 8.5% बच्चे जो हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं टोबैको। अगर इसी सर्वे के अकॉर्डिंग ये आपसे पूछा जाए कि ये तो बच्चों की हमने बात कर ली कि इतने % बच्चे टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि अगर ओवरऑल यानी कि सभी आयु वर्ग जो भी एज है वो सब मिलाकर बताइए कि क्या बिहार में कितना % है। तो देखिए ये भी चौंकाने वाला ही है। तो अगर हम बिहार की बात करें कि बिहार में सभी आयु वर्ग के लोग अगर टोबैको को कंज्यूम कर रहे हैं तो कितने %, तो बिहार में 25.9% लोग कंज्यूम करते हैं सभी वर्ग को अगर मिला दिया जाए तो। और इन 25.9% में आपको 43.4% जो हैं वो मेल जनसंख्या है और इसमें
6.9% वीमेन भी इसको कंज्यूम कर रही है। ठीक है, तो ये बिहार का ये डेटा है। अगर यही सभी आयु वर्ग में नेशनल लेवल की बात करें तो 28.6% लोग पूरा देश भर की जो जनसंख्या है उसका 28.6% लोग टोबैको को कंज्यूम करते हैं। तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि इतने लोग, और आपको पता होगा टोबैको से सबसे ज़्यादा जो ओरल कैंसर होता है वो टोबैको के कारण ही होता है। यहाँ तक कि इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने एक डे भी फिक्स कर रखा है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है, ये ऑब्ज़र्व किया जाता है 31 मई। हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है। और पिछले साल यानी अगर हम 2021 की अगर हम बात करें तो इसका थीम रहा था कमिट टू क्विट। ठीक है, ये थीम रहा था, तो 31 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोपियन वॉल इज़ फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। साइक्लोपियन वॉल बिहार के किस ज़िले में पाई जाती है। साइक्लोपियन वॉल अपने आप में एक ओल्ड इंजीनियरिंग का नमूना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि बिहार के नालंदा ज़िले में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नालंदा में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस मिलेगा राजगीर। यहाँ पे आपको मिलेगा साइक्लोनियन वॉल, और इसको बोला भी जाता है साइक्लोपियन वॉल ऑफ राजगीर। यहाँ पे आप पिक्चर देख पाओगे, इस तरह का कुछ वॉल है, ये पे बना हुआ, यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे पहाड़ पे ही ये बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, इसकी हाइट करीबन 4 मीटर है। ठीक है, और विड्थ की अगर हम बात करें तो 22 फीट इसकी विड्थ है, चौड़ाई है। हालांकि ये नालंदा के साथ साथ गया और नवादा इन दोनों ज़िले में भी आता है। इसका जो बॉर्डर एरिया है वहाँ तक भी जाता है। ठीक है, लेकिन मेनली जो है ये नालंदा में एग्जिस्ट करता है साइक्लोपियन वॉल। और ये जो साइक्लोपियन वॉल है ये बिहार में यानी कि वहाँ राजगीर में 5 पहाड़ियों को वहाँ पे अलग अलग कनेक्ट करता है। वो 5 पहाड़ी कौन कौन से हैं? एक तो आपको सोनगिरी मिल जाएगा, ठीक है, उदयगिरी, रत्नागिरी, ठीक है, फिर है वैभागिरी। ये 4 हो गए। और एक लास्ट है विपुलांचल गिरी। तो सोनगिरी, उदयगिरी, रत्नागिरी, वैभागिरी और विपुलांचल गिरी, ये 5 पहाड़ियों को कनेक्ट करता है ये साइक्लोपियन वॉल। देखिए, कहा जाता है कि ये 2500 साल पुराना है। जी हाँ, 2500 साल पुराना है, जो कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उससे भी पुराना ये साइक्लोपियन वॉल है राजगीर का। ठीक है, और ये बेसिकली उस वक्त का जो शहर था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वॉल बनाया गया था, उसको रक्षा करने के, सुरक्षित रखने के लिए ये बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है। और ये ऑलरेडी नेशनल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, इसने ऑलरेडी इसको नेशनल हेरिटेज साइट के लिस्ट में डाल रखा है। लेकिन आप पूछोगे कि ये न्यूज़ में क्यों था? तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि बिहार सरकार हालांकि पहले भी प्रपोजल सेंड कर चुकी है कि इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला जाए। तो फिर से ये प्रपोजल सेंड किया गया है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में
इस साइट को, इस साइक्लोपियन वॉल ऑफ राजगीर को डाला जाए। ठीक है, बात अगर यूनेस्को की करें तो बिहार का क्या कोई साइट यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है? तो 2 साइट है बिहार का। एक तो आपको मिलेगा बोध गया, ठीक है, बोध गया में जो बुद्धिस्ट टेम्पल है ये शामिल है। दूसरा आपका ये है नालंदा का जो रिमेंस है ना, नालंदा खंडहर जिसको हम लोग बोलते हैं, नालंदा में जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी पुरानी वाली, उसका जो रिमेंस है ना खंडहर, उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। हालांकि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एक नया बिहार सरकार ने उसको बना दिया है अलग से। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड पेप्सी बॉटलिंग प्लांट इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने किस ज़िले में पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका यानी पेप्सी बॉटलिंग प्लांट जो किस कंपनी ने बनाई है ये पेप्सी बॉटलिंग प्लांट? तो वरुण बेवरेज लिमिटेड ने। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे वरुण बेवरेज लिमिटेड ने इस कंपनी को बनाया है। तो ये है बेगूसराय में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बेगूसराय का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस प्लेस है बरौनी। अगर हम लोग कोई इंडस्ट्री अगर हम जानते हैं हम लोग भारत में कुछ, तो हम लोग यही जानते हैं कि बरौनी में इंडस्ट्री है, ऐसा कुछ फीलिंग आता है। और इस प्लांट को सेटअप करने में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आई है करीबन ₹550 करोड़। और कहा जा रहा है कि इसमें डायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा करीबन 500 एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट जनरेट होने वाला है इससे। तो बेवरेज प्लांट या पेप्सी बॉटलिंग प्लांट आप समझ ही रहे हो कि पेप्सी का यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पे ये पेप्सी यहाँ पे देख रहे हो कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे निगरानी कर रहे हैं, वहाँ पे जाकर देख रहे हैं, पता कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल महाबोधि कल्चरल सेंटर। तो अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे यानी उद्घाटन किसने किया ये पूछा जा रहा है आपका। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का भी उद्घाटन किया है हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। और ये कहाँ पे किया गया है? ऑब्वियसली गया में। ठीक है, गया डिस्ट्रिक्ट में ये किया गया है, बोध गया में किया गया है। और इसमें एक्चुअली में ये जो कल्चरल सेंटर है इसमें 3 बड़े बड़े मल्टीपर्पस हॉल इसमें बनाए गए हैं। 4 ऐसे भी हॉल हैं, करीबन 2000 लोगों के बैठने के लिए ऑडिटोरियम्स हैं। और गया का जो एयरपोर्ट है, गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, वहाँ से इसकी डिस्टेंस 10 किलोमीटर होती है। ठीक है, मतलब कि कोई भी चीज़ें अगर करानी हो, ठीक है, कुछ मीटिंग वगैरह हो या कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए ऑडिटोरियम वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए इंटरनेशनल महाबोधि कल्चर सेंटर वहाँ पे काम आएगा। कुछ भी बड़ा फंक्शंस अगर ऐसा बिहार सरकार को कराना हो या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार में ऐसा कुछ कराना चाह रही हो तो उसमें ये काम आता है। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना हुआ है इस प्रोजेक्ट में? करीबन 153 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर 2022 डेफ ओलंपिक फ्रॉम बिहार। जहाँ इसको हम डेफ पढ़ेंगे, इसको डीफ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे? डेफ। ये वही डेफ है जिसमें जो लोग सुन नहीं सकते यानी बहरे लोग। तो ये चीज़ें हैं। बिहार से 2022 डेफ ओलंपिक के लिए किसे चुना गया है? पूरे देश भर से इस ओलंपिक के लिए 10 लोग चुने गए हैं, 10 प्लेयर को चुना गया है। उसमें से एक बिहार के हैं, वो कौन है? अभिषेक कुमार। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर।
देखिए डेफ ओलंपिक भी एक तरह से पैरा ओलंपिक की ही तरह होता है, लेकिन पैरा ओलंपिक बिल्कुल नहीं है ये, डेफ ओलंपिक ये अलग से ये कराया जाता है। इसमें 50 मीटर रेंज में ये शूटिंग करते हैं, ठीक है। जो अभिषेक कुमार हैं वो 50 मीटर रेंज के शूटर हैं। और ये जो ओलंपिक है डेफ ओलंपिक, इसको कहाँ खेला जाएगा? इसको ब्राज़ील में खेला जाना है, ठीक है। 1 मई टू 15 मई को ये खेला जाएगा 2022 में। अभिषेक कुमार हैं जो कि बिहार के पटना ज़िला से बिलोंग करते हैं। पटना में ही आता है बाढ़ प्लेस, जिसको आपको मालूम होगा नीतीश कुमार ने रिसेंटली अनाउंस किया कि बाढ़ जो होगा बिहार का 39वां डिस्ट्रिक्ट होगा, लेकिन फ़िलहाल ये क्या है अभी पटना ज़िले में ही शामिल है बाढ़, तो यहीं से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है विच फिश ऑफ मिथिलांचल रीजन ऑफ बिहार विल गेट GI टैग। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन, बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र की किस मछली को GI टैग मिलेगा? और ये अनाउंसमेंट करी है बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद ने। आपको मालूम होगा बिहार में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, एक तारकिशोर प्रसाद और दूसरे हैं रेणु देवी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे किस मछली की बात करी जा रही है? रोहू मछली की। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कहा जाता है कि मिथिलांचल रीजन का जो रोहू मछली है उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है, इसलिए इसे GI टैग वहाँ पे मिलना चाहिए। मिथिलांचल रीजन में जैसे दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, ये सब जो है रीजन आ जाता है मिथिलांचल क्षेत्र में। हु हैज़ लॉन्च्ड ई-ऑफिस इन बिहार फॉर द इन्वेस्टर्स। तो बिहार में निवेशकों के लिए ई-ऑफिस की शुरुआत किसने की है? तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये हैं बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर शहनवाज हुसैन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप पिक्चर देख पाओगे लॉन्च ऑफ ई-ऑफिस। और ये किस लिए लॉन्च किया गया? तो इन्वेस्टर्स के लिए, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो बिहार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको बहुत सारे कागजी जो प्रक्रिया से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके लिए अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है कि वो ऑनलाइन सारी चीज़ें यहाँ से अप्रूव करा सकता है और बिहार में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा? इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, मेक इन बिहार का ये बढ़ावा मिलने वाला है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स फेयर एंड एग्जीबिशन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो अखिल भारतीय हस्तशिल्प मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन बिहार के किस ज़िले में किया गया है? तो ये ज़िला है गया में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और गया में एक जगह है गांधी मैदान है गया में, ठीक है। पटना में भी गांधी मैदान है, इनफैक्ट आपको जहानाबाद में भी गांधी मैदान एक मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम गया की गांधी मैदान की बात कर रहे हैं। तो हैंडीक्राफ्ट्स फेयर में मेले में क्या होता है? तो इसमें हाथों के बनाए हुए जो भी चीज़ें हैं, यानी जो लोग कारीगर हैं अपने हाथों से बनाए हुए चीज़ों को लेकर आते हैं और एक से एक बढ़िया से बढ़िया चीज़ें हाथों से बनाकर वो इस मेले में सेल करते हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020। 2020 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है, तो इसको याद रखना है। ये आनंद किशोर को सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे ये पिक्चर है आनंद किशोर के। ये हैं कौन? तो आनंद किशोर हैं चेयरमैन, अध्यक्ष हैं बिहार स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, BSEB, यानी इन शॉर्ट आप बोल सकते हो बिहार बोर्ड के चेयरमैन हैं आनंद किशोर।
तो इनको ये प्राइज़, ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने दिखाया है बिहार बोर्ड में अनेक नए प्रयोगों तथा परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों के लिए इन्हें दिया गया है। मल्टीपल इनोवेशंस एंड एक्सटेंसिव रिफॉर्म्स इन एग्जामिनेशन सिस्टम एंड प्रोसेसेस इन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। आपको मालूम होना चाहिए बिहार बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी लेट से आया करता था, जबकि जब से इन्होंने बिहार बोर्ड का पदभार संभाला है इन्होंने काफ़ी फास्ट, यानी कि देश भर में सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम लिया और जल्दी से रिज़ल्ट भी आ जाता है बहुत ही तेज़ी से। तो बहुत सारे बिहार बोर्ड में इन्होंने सुधार किया है, इसके लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैव बीन अवॉर्डेड विद दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022। तो बिहार के पर्यावरण को दीन उपाध्याय दीकरण 2022 से नवाजा गया है। एक्चुअली बिहार के कितने जिलों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। बिहार के 8 जिलों को भले ही ये सम्मानित किया गया है लेकिन अवार्ड दिए गए हैं 9। अब ये कैसे? कि वैशाली को, एक वैशाली ज़िला है जिसको 2 अवार्ड दिए गए हैं। यहाँ पे आप कटआउट देख पाओगे, नवादा को मिला है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नवादा का जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, क्योंकि ये पंचायत अवार्ड है, पंचायत सशक्तिकरण है, ठीक है। तो नवादा का पंचायत को मिला, वैशाली के 2 पंचायतों को मिला है, ठीक है। क्या? वैशाली के 2 पंचायतों को मिला है, यहाँ पे आप देख पाओगे। फिर बक्सर के पंचायत, लखीसराय, नालंदा, फिर देखिए वैशाली को, यानी वैशाली का 2 पंचायत है, एक भगवानपुर है और एक वैशाली ही टाइप का कुछ पंचायत है। तो इन दोनों पंचायत को दिया गया है वैशाली के। फिर जहानाबाद के पंचायत को, गया, खगड़िया। तो 8 जिलों में 9 अवार्ड दिए, 9 पंचायत को दिए गए, ठीक है। यहाँ पे ये कह सकते हैं 8 जिलों के 9 पंचायत को ये अवार्ड दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजीव रोशन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड विद प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड 2021 फॉर एक्सीलेंस, ठीक है। तो एक्सीलेंस के लिए जो प्राइम मिनिस्टर बिहार के किस जिले के डीएम राजीव रोशन को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है? तो राजीव रोशन ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कहाँ के? दरभंगा के। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे आपको देख रहे होगे आप, ये अवार्ड का ये जो दिया जाता है वो ओरिजिनल उसका कॉपी है। टीम होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। तो मखाना के प्रमोशन के लिए, यानी जो होलिस्टिक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम था केंद्र सरकार का, उसके तहत मखाना को प्रमोट किया गया, ठीक है। और काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रमोट किया गया मखाना से। इससे रिलेटेड 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आए या फिर बिहार सरकार का जो भी स्कीम आए, उसको काफ़ी बढ़िया से इम्प्लीमेंट किया ये डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर राजीव रोशन ने। इन सब चीज़ों पे काफ़ी मखाना का प्रमोशन किया, ये सब चीज़ों पे इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये जो पुरस्कार है यानी कि फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये अवार्ड दिया गया है सिर्फ बिहार के दरभंगा ज़िले को ही नहीं, बल्कि देखिए 2 तरह से आपसे सवाल पूछ सकता है। या तो दरभंगा के डीएम के बारे में पूछेगा कि किस ज़िले की डीएम ने ये अवार्ड जीता है, या फिर आपसे पूछेगा, डायरेक्टली पूछ देगा कि किस ज़िले ने ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंसी अवार्ड जीता है, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ करते रहना है। तो यहाँ पे बिहार का दरभंगा जिला इस अवार्ड के लिए मतलब इससे सम्मानित किया गया। और उत्तर प्रदेश का भी एक ज़िला है जिसको सम्मानित किया गया सेम अवार्ड से। और उत्तर प्रदेश कौन सा ज़िला?
सिद्धार्थ नगर। ठीक है, सिद्धार्थ नगर जिला जो है उत्तर प्रदेश का, इसको भी सेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बिहार में क्या कोई और अवार्ड दिया गया किसी और ज़िले को? जी हाँ, बिहार का वेस्ट चंपारण ज़िला को भी अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और वेस्ट चंपारण ज़िले के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, यहाँ पे आप ये पिक्चर देख पाओगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, क्या नाम है उनका? कुंदन कुमार। कुंदन कुमार ने ये अवार्ड रिसीव किया है। ठीक है, और ये दिया गया है फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2021 प्रेजेंट अंडर द कैटेगरी इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट टू दी नव परिवर्तन स्टार्टअप जोन चनपटिया। ठीक है, ऑफ वेस्ट चंपारण बिहार। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं कुंदन कुमार, इन्होंने बेसिकली एक चनपटिया स्टार्टअप जोन मॉडल शुरू किया वेस्ट चंपारण, बिहार के वेस्ट चंपारण में, जहाँ पर क्या हुआ कि जो लोग कोरोना के काल में माइग्रेंट वर्कर्स जो थे, वो अपने जॉब को छोड़ के आ रहे थे। उस पेंडेमिक में इन्होंने उन लोगों को काम दिया, एंटरप्रेन्योर उन्हें बनने का मौका दिया। ठीक है, तो इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, कौन सा? प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2021। किस लिए अवार्ड दिया गया है, ये मेन इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने और भी बहुत सारे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए, जैसे वाराणसी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी को भी अवार्ड दिया डिजिटल पेमेंट्स एंड गुड गवर्नेंस में। ठीक है, स्वनिधि योजना को प्रमोट करने के लिए भी अवार्ड वहाँ पे दिया गया। तो ये चीज़ें भी हैं। राजस्थान का एक चूरू ज़िला है, ठीक है, इसको भी अवार्ड दिया गया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर वही एक्सीलेंसी अवार्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब सारा कुछ है, लेकिन मेन इसमें कैटेगरी रखना है। तो चूरू ज़िला को किस लिए दिया गया? क्योंकि चूरू ज़िला ने खेलो इंडिया स्कीम है जो भारत सरकार का, उसके तहत स्पोर्ट्स को प्रमोट किया था। ठीक है, तो इसके लिए दिया गया। और स्पोर्ट्स वाले कैटेगरी में सिर्फ चूरू को नहीं, राजस्थान का चूरू है और एक मणिपुर का है बिष्णुपुर, इस ज़िले को भी दिया गया। मणिपुर का बिष्णुपुर और राजस्थान का चूरू ज़िला, इन दोनों को स्पोर्ट्स कैटेगरी में दिया गया। स्पोर्ट्स को खेलो इंडिया स्कीम के तहत इन्हें प्रमोट करने के लिए दिया गया है। और वाराणसी को तो हमने आपको बताया। वाराणसी का जो कैटेगरी था, यानी क्या था? डिजिटल पेमेंट एंड गुड गवर्नेंस। किसके तहत? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है पीएम स्वनिधि। ठीक है, इस स्कीम के तहत डिजिटल पेमेंट्स और गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए वाराणसी को दिया गया। और इसी कैटेगरी में जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट था अनंतनाग, इसको भी दिया गया। ठीक है, और 2-3 और अवार्ड दिए गए हैं, बट इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहा ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज़ बिन क्रिएटेड बाय इंडिया इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बाय होस्टिंग 78,220 फ्लैग्स। बिहार के किस ज़िले में 78,220 झंडे फहराकर भारत द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो बिहार का कौन सा ज़िला इसका साक्षी रहा? तो ये था भोजपुर ज़िला। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। भोजपुर ज़िले में आपको प्लेस मिलेगा जगदीशपुर। और आपको मालूम होगा कि जगदीशपुर जो फेमस है किस लिए? तो ये फेमस है 1857 का जो रिवॉल्ट किया था हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, 1857 का रिवॉल्ट, उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल रहा। बिहार के जगदीशपुर के एक राजा थे, किंग थे, जिनका नाम था वीर कुंवर सिंह। ठीक है,
ये जो पर्सन थे 80 साल के एज में इन्होंने लड़ा था अंग्रेज़ों से। सोचिए 80 साल के एज में, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने लिखा था अपने किताब में बाद में कि अगर ये पर्सन मुझे 40 साल पहले अगर मिलता तब ये मैं बिल्कुल जीतने वाला नहीं था। ऐसा अंग्रेज़ों ने खुद लिखा है। लेकिन हम यहाँ पे ना जयंती मना रहे थे और ना ही पुण्यतिथि उनकी मना रहे थे, हम उनकी मना रहे थे विजयोत्सव। यहाँ देखोगे हम वीर कुंवर सिंह की विजयोत्सव मना रहे थे। माना जाता है कि उन्होंने एक तरह से जीत ही लिया था, ठीक है। और ये हम मना रहे थे 23 अप्रैल को, ये याद रखिएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो वीर कुंवर सिंह हैं इनकी जन्म हुई थी 13 नवंबर 1777 को और इनकी मृत्यु कब हुई 26 अप्रैल को, 23 अप्रैल को नहीं, 26 अप्रैल 1858 को। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसके उपलक्ष्य में वीर कुंवर सिंह पार्क जो पटना में है, वहाँ पे जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो माला चढ़ा रहे हैं, फूल माला। और इस विजयोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए यानी कि 23 अप्रैल 2022 को हमारे यूनियन होम मिनिस्टर कौन हैं, अमित शाह भी इस विजयोत्सव में पार्टिसिपेट किया भोजपुर ज़िले में। जी हाँ, भोजपुर ज़िले में पार्टिसिपेट किया। और इसी फंक्शन में, इसी सेलिब्रेशन में यहाँ पे देखा गया कि भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 78,220 जो इंडियन फ्लैग्स हैं वो एक साथ लहराए गए, ठीक है। इसके पहले हमने ये रिकॉर्ड पाकिस्तान का तोड़ा है, क्योंकि इसके पहले पाकिस्तान के नाम ये रिकॉर्ड था सबसे ज़्यादा फ्लैग होस्टिंग का, और ये था 56,618, ठीक है। 56,618 फ्लैग को फहरा कर पाकिस्तान के पास ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन हमने 78,220 फ्लैग फहरा कर ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये किस में हुआ, तो वीर कुंवर सिंह की विजयोत्सव में। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब कहोगे वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ मतलब, हाँ ये न्यूज़ वाले लोग ऐसे ही बोल दिए होंगे। जी नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे नहीं बोलता, हम आपने कह दिया तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, उसको चेक करने के लिए एक प्रॉपर टीम होती है। तो टीम काम कर रही थी यहाँ पे। ये जिस मैदान में ये सेलिब्रेशन किया गया, वहाँ पे चारों तरफ से यानी कि जितने भी गेट थे उन गेट पे एक तो कैमरा फिट था, और सभी लोगों को एक बैंड दिया जा रहा था, हैंड बैंड। वो लोग हैंड बैंड में, वो एक क्यूआर कोड वाला हैंड बैंड था। सभी लोग उसको पहन के, जो लोग भी वहाँ पे गेट पे एंट्री कर रहे थे उन्हें वो बैंड दिया जा रहा था, पहन के वो एंटर कर रहे थे। और उसमें ही देखा गया कि इतने सारे लोग यहाँ पे फ्लैग को होस्ट किए हैं। 1 घंटे में ये सारी टीमें ये मालूम करी है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ से देखिए बीपीएससी थोड़ा क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि उस पर हंसी भी आती है। तो ये यहाँ से ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं पूछ के वो ये पूछ देगा कि बताओ कि रिसेंटली अमित शाह किस तारीख को बिहार को आए थे, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं वो किस तारीख को बिहार में आए थे। तो बेसिकली आपको 23 अप्रैल बताना। तो इस तरह के सवाल भी पूछ देता है। पिछली बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इलेक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, यानी जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ था, नीतीश कुमार जी फिर से चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पूछेगा। उसने पूछा क्या कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कब नोटिफिकेशन जारी किया कि बिहार का लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन होना है। आपको पता होगा हर बार लेजिस्लेटिव जब कोई भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके 1 महीने या 2 महीने पहले वो नोटिफिकेशन जारी करती है। तो बताओ, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया था कि बताओ कि नोटिफिकेशन किस डेट को जारी किया गया। अब ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं जो कि नॉन रेलिवेंट है, कोई उसका मतलब यूज़ ही नहीं है कभी भी।
तो उन पे एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पोएट्री टाइप है, आप थोड़ा सा इसको देख लो। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर से भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो काफ़ी सारे इन पे भी पोएट्री वगैरह लिखी गई है। सोचो ना, 80 साल की एज में इन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, ये लाइन ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप ये अथी देख सकते हो। यहाँ पे अंग्रेज़ लोग भी कह रहे थे कि अगर इससे 40 साल पहले, मान लो कि इनका जब एज अगर होता 40 साल का, तब सोचो कि ये क्या करते उस वक्त अंग्रेज़ों के साथ है। तो ये अपने आप में एक वीरता की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल है, विच मिनिस्टर ऑफ बिहार हैज़ लॉन्च्ड अ बुक शैवाल की कहानियाँ। तो शैवाल की कहानियाँ, ये किताब किसने विमोचन किया, इसका लॉन्च किसने किया, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसने लिखा ये नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि किसने लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया है विजय कुमार ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और विजय कुमार जी हैं बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन इस किताब को, शैवाल की कहानियाँ, इसको लिखा किसने है? नलिनी रंजन ने। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके आपको बताना है कि आखिर आपको वीडियो कैसा लगा। और हर वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखते रहिए बिहार सिविल्स। मिलते हैं बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।